नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 5वीं क्लास करने वाले हैं। अम्ल, क्षार, लवण है। इसका मैंने एक पार्ट करा दिया है, दूसरा पार्ट आज कर लेंगे। ठीक है। एक चीज ये है कि आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है वो मैं कर रहा हूँ पूरी। आप सब्सक्राइब करोगे ना? कंफर्म करोगे? मुझे पूरा विश्वास आप कर ही दोगे। और अपने भाई बहनों, अपने जो पिताजी या बहन का सभी के मोबाइल से भी करना है, क्योंकि अपन इस पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस ही नहीं लाएंगे, इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के हिसाब से भी वीडियोस आएंगी, आगे आपको मिलती रहेंगे, है ना? ठीक है। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? देखो, रक्त का पीएच स्तर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब पढ़ाया था तब, तो ये होता है 7.4। अब यहाँ ये 7.4 किस रेंज में आ रहा है? तो इसमें नहीं है, इस ऑप्शन में ही आंसर मिल गया हमें। 7.35 से 7.45 की जो रेंज है, इसी में 7.4 पाया जाता है, जो कि रक्त का पीएच मान है। पीएच मैंने आपको समझा दिया था कि पीएच क्या होता है। अम्लीयता और क्षारीयता देखने की एक पीएच स्केल है। ठीक है। अगला सवाल जो है वो है, मिथाइल ऑरेंज होता है। देखो, मेथिल ऑरेंज होता क्या है? ये एक रसायन है जो कि क्षार और जो एसिड है उसके बारे में बताता है। जिस तरीके से लिटमस पत्थर बताता है, उसी तरीके से ये भी एक केमिकल है जो हमें ये बताता है कि इसमें ये अम्ल है, ये क्षार है। पहला ऑप्शन है, अम्लीय माध्यम में गुलाबी और क्षारीय माध्यम में, या क्षारीय माध्यम में लाल लिख लो। ये ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में रंगहीन। चौथा है, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी। देखो, जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या दिखाता है? ये जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? क्योंकि अम्लीय माध्यम में जैसे लिटमस लाल करते हैं, वैसे ही ये मिथाइल ऑरेंज भी अम्लीय माध्यम में लाल रंग का हो जाता है। और जब इस मिथाइल ऑरेंज को क्षार में डाला जाता है, या क्षार को मिथाइल ऑरेंज में डाला जाता है, तो ये पीले कलर का होता है और कुछ कुछ गुलाबी कलर का भी होता है, तो पीला गुलाबी। तो यही एक राइट आंसर है, ये एक फैक्ट है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो राइट है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों का एक गुणधर्म है? देखो, पिछली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूं। साबुन क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन्स के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। ये जैसे COO- या COONA, ये साबुन का एक सिरा होता है। इसमें क्या होता है, एक जो सिरा होता है वो जल में विलय होता है, एक जो सिरा होता है वो जल में विलय नहीं होता है। अब ये जो सिरा है इसमें है जल में अविलय है। क्या है? अविलय। ये घुलता नहीं है जल में। और ये जो सिरा है साबुन में, वो क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है, पानी के अंदर विलय होता है। अब जो है ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, एक सिरा जल रागी होता है। जल रागी का मतलब यहां है कि पानी में घुलने वाला। क्या है? पानी में घुलने वाला। दूसरा, एक सिरा वायु मुक्त होता है। नहीं भाई, वायु मुक्त नहीं होता। एक सिरा जलरागी होता है, ये बात सही है, लेकिन एक सिरा वायु मुक्त होता है, ये बात सही नहीं है। एक सिरा संबंधित होता है, ये भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। संबंधित होता है, कोई मतलब भी नहीं है ऑप्शन का। एक सिरा जलरागी होता है, जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। देखो, जल रागी का मतलब है जल में विलय, जल में घुल जाता है, और जल विरागी का मतलब है जल में अविलय। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब भी आपको पूछे कि जो साबुन होते हैं, साबुन क्या होते हैं? जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में, यानी जो समुद्र होता है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है? जो समुद्र होता है ना दोस्तों, उसमें जो सबसे, देखो, समुद्र का पानी खारा होता है, आपको पता है। और खारेपन जो आता है वो किसकी वजह से आता है? नमक की वजह से आता है। तो जो सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है लवण की, वो पाई जाती है नमक की। किसकी पाई जाती है? नमक की। और नमक का जो सूत्र होता है वो ये होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहां सोडियम क्लोराइड कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन।
अब मैं और बता देता हूं कि 78 या 77 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, 77% के लगभग सोडियम होता है उसमें। और जो 2 नंबर पे आता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये 10% के आसपास होता है। ठीक है, तो यहां आंसर अपना निकल गया है सोडियम क्लोराइड, नमक, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमक उसमें सबसे ज्यादा मिला होता है, नमक भी एक लवण है, तो सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अगला जो सवाल है वो है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है। देखो, डिटर्जेंट और साबुन में फर्क बता देता हूं कि डिटर्जेंट क्या होता है, साबुन क्या होता है। यहां जो साबुन जो होते हैं ना, साबुन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं, या सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सवाल भी डायरेक्ट यहां से पूछे जाते हैं कि साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं किसके, वसा अम्लों के। किसके, वसा अम्ल बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं। तो यहां लिख दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। और जो अपमार्जक होता है वो क्या होते हैं, अपमार्जक जो होता है वो होता है जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इन्हीं के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट सल्फोनेट सोडियम लवण होते हैं। सल्फोनेट सोडियम लवण होते हैं, कौन से होते हैं, इसमें सल्फोनेट लवण होते हैं। ऑप्शन में डायरेक्ट आता है कि सल्फोनेट लवण होते हैं, तो वो तो हो जाते हैं डिटर्जेंट। और जो सोडियम या पोटेशियम वाले लवण होते हैं वसा अम्लों के, वो हो जाता है साबुन। अब साबुन और डिटर्जेंट में फर्क क्या है, देखो जो साबुन होता है वो जो कठोर जल होता है, खारा पानी होता है, या जिस पानी में लवण की मात्रा ज्यादा होती है उसमें झाग नहीं देता है, बिल या कम देता है। ये सिर्फ साबुन जो है वो मीठे पानी में ही काम करता है। जो अपमार्जक है, अपमार्जक का मतलब है जो अपने जो घरों में काम में लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, क्या लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर। जो डिटर्जेंट पाउडर है दोनों प्रकार के पानी में काम करता है, ये मीठे में भी पानी में काम करता है, प्लस में ये खारे पानी में भी झाग देता है। तो ज्यादा अच्छे से सफाई डिटर्जेंट ही करते हैं, अपमार्जक ही करते हैं। और इनमें क्या फर्क होता है, और इनमें कोई खास फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ये बता दिया साबुन वाला। तो यहां देख लो सल्फोनेट कहीं लिखा हुआ आ रहा है कि डिटर्जेंट में कौन सा है, तो डिटर्जेंट में सल्फोनेट है। अगर यहाँ ऑप्शन होता कि ये साबुन में कौन सा है, और ऑप्शन में दे देता कौन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। देखो, विरंजक चूर्ण मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया, अब भी मैं पढ़ा देता हूं। विरंजक चूर्ण का ये सूत्र होता है CaOCl2। इसका जो नाम होता है, रासायनिक नाम, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो, ये नाम मैंने आपको कई बार बता दिया और ये सवाल आपको मिल भी जाएंगे स्टेनो के एग्जाम में, देख लेना। बनता कैसे है, बनता ऐसे है भाई, CaOH प्लस जो इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करा दो तो हमारे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो विरंजक चूर्ण होगा। विरंजक चूर्ण काम किस में आता है, ये कपड़ा उद्योग में काम आता है। एक तो कपड़ों पे से रंग उतारने के लिए, ठीक है, विरंजन यानी जो रंग है उसको हटाने के लिए, या फिर जो धोबी होते हैं ये क्या करते हैं, इससे मान लो किसी कपड़े पर कलर लग गया, उस कलर को हटाना है तो धोबी भी इसका काम में लेते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण को काम में लेते हैं। तो इसके लिए असत्य कथन कौन सा है, देखो विरंजक चूर्ण है जल में अधिक विलय होता है, ये बात सही नहीं है। ये जल में विलय तो होता है लेकिन अधिक विलय होता है। विलय का मतलब है घुलने वाला, घुलनशील। तो ये जल में घुलता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं घुलता है विरंजक चूर्ण, अधिक विलय नहीं होता है, ये बात असत्य है। अगला, ये पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल ये पीले रंग का ही चूर्ण होता है एक तरीके से। ऑक्सीकारक, जो ये विरंजक चूर्ण है इसको उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में ही काम में लिया जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। अगर इस विरंजक चूर्ण में हम क्या कर देते हैं, कोई जो है तनु अम्ल मिला देते हैं। तनु अम्ल क्या होता है,
अम्ल जो होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। वो मिलाने पर ये यहाँ क्या करेगा, क्लोरीन गैस का निष्कासन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ इसका, तो जैसे CaOCl2 और इसके अंदर अम्ल मिला दिया मैंने, HCl में मिला दिया, माना कि मैंने क्या मिला दिया, HCl बना दिया, मिला दिया। तो ये जो कैल्शियम एक तो बन जाएगा इसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में इसमें बन जाएगा कौन सा, इसमें क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है भाई। और एक बन जाएगा H2O पानी। ओके, तो ये जो क्लोरीन गैस बनी है ये हमने क्रिया करवा ली। देखो तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, ये बात भी सही है। तो जो असत्य बात है वो ए, तो ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर कह लो या विरंजक चूर्ण कह लो, एक ही बात है, सूत्र यही है CaOCl2। विरंजक चूर्ण बोल दो या ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, बात एक ही है। नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला जो सवाल है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, और वो जो बुलबुले हैं उसका कारण क्या है। देखो जो इनो होता है, जब अपन पेट में इनो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बुलबुले बनते हैं। पानी में जब आप डालोगे तो बुलबुले बनते हैं। उसका कारण यह है कि जो इनो होता है, इनो के अंदर क्या कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। या तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। जब उसमें पानी में ये डाला जाता है तो ये जो CO3 है यहां से क्या निकल जाती है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, बुलबुले बनाती है। ठीक है, तभी हम जब इनो लेते हैं पेट में तो फिर हमें डकार आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही आती है। और इस इनो का काम क्या होता है, जब हमारे पेट में या हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, तो हम इनो लेते हैं। इनो क्या करता है, एक तो पेट की सूजन को कम करता है, एक जो एसिड है उसको, देखो एसिड के अंदर क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो वो उसको निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इनो भी यही काम करता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे ही हमने पिया इसको, तो जो हमारे शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो यहां CO2 गैस के कारण ही क्या होता है, ये बुलबुले बनते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और लिथियम बाइकार्बोनेट ये गठिया का उपचार, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल बोल दो या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। भाई जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आता है, जबकि ये काम किस में आता है, सिल्वर ब्रोमाइड। देखो सिल्वर का सूत्र होता है Ag, ब्रोमाइड हो गया तो AgBr। ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आता। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये उसमें काम में नहीं आता। ये किस में काम में आता है, तो फिर तो ये काम आता है फोटोग्राफी में। किस में आता है, फोटोग्राफी में। जब फोटो ली जाती है उसमें ये AgBr काम में आता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, और उसमें भी ये क्या होता है, प्रकाश के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, ना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए ये फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, इसका सूत्र क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का इसका सूत्र होता है AgI, और ये है, देखो ऑप्शन तो अपना आंसर तो निकल गया कि भाई यही गलत आंसर है। ये किस में काम में आता है, फोटोग्राफी में। ये आंसर तो हमारा निकल गया। ठीक है, अब अगले ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। सिल्वर जो आयोडाइड है वो कृत्रिम वर्षा में काम में आता है। कृत्रिम वर्षा क्या होती है कि हम क्या करते हैं, ये जो सिल्वर आयोडाइड है इसको बादलों में इसको छोड़ा जाता है। तो ये क्या करता है, जो बादलों में वाष्प होती है ना, जल वाष्प, उसको संघनित करता है। और संघनन का मतलब ये होता है कि जो वाष्प होती है उससे जल की बूंदें बनती है। ठीक है, और ये क्या करता है, संघनन को बढ़ावा देता है। क्या देता है, AgI
सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, संघनन को बढ़ावा देता है, और जैसे ही संघनन को बढ़ावा देगा, बादलों में हमने इसको छोड़ा तो ये क्या करेंगे, बादलों में जो जल वाष्प है उसको इकट्ठा करेगा और जल की बूंदों में परिवर्तित कर देगा, और उससे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अपन खुद बारिश करवा सकते हैं, कृत्रिम वर्षा करवा सकते हैं, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड काम आता है। लिथियम बाइकार्बोनेट, ये जो गठिया होती है, गांठ होती है, एक तरह की ये दवाई आती है, उसमें काम में ली जाती है। दूध, दूध या मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको, इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्रतिअम्ल या एंटी एसिड, जैसे इनो काम करता है ना, वैसे ही ये काम करता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी एसिड है। एंटी एसिड का मतलब ये हुआ कि एसिड को, एसिड की जो सक्रियता वो कम करता है। भाई किसी एसिड के अंदर क्षार मिला दोगे, ये ऑटोमेटिकली एक क्षार है, अगर क्षार मिला दोगे तो एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। भाई हमने पढ़ा था कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं आर्हेनियस के अनुसार। तो जो NH4OH है, इसमें OH है, तो ये जल के साथ में क्या दे देगा, OH माइनस आयन देता है, तो ये तो क्षार है। ये क्या C2H5OH तो इसमें भी है, पर क्या ये OH माइनस आयन देता है, ये OH माइनस आयन नहीं देता है। ये होता है C2H5 का मतलब होता है CH3CH2OH, और इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। ये क्या है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, ये एक क्षार नहीं है। मैंने बताया भी था कि जो एल्कोहल होता है उसकी पीएच बताई थी कि आपको 5.5 होती है बियर की, और उसकी आई थिंक शराब की होती है 3 के आसपास, तो वो तो एसिड होता है ना कि क्षार होता है। तो ये क्षार नहीं है, एथिल एल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। OH माइनस आयन जल के साथ में ये नहीं देता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो NaOH है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन ये देता है, ये देता है, लेकिन ये नहीं देता है, तो यही आंसर हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक प्रबल क्षार है। अगला जो सवाल है वो है क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग को क्या करता है। भाई सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, वही लिटमस पत्थर। क्षार क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, तो क्षार उसका उल्टा करेगा, क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। अगर भाई किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहले वाली क्लास देख ले, मैंने उसमें अच्छे से चीजें समझाई हुई है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है वो है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में क्या होगा, क्षार की परिभाषा भी यही है कि क्षार जो होते हैं जल के साथ में OH माइनस आयन देते हैं। अगर ऑप्शन में ये है क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन पहला एकदम सही है। क्षार जल में H प्लस आयन देते हैं, नहीं देते। H प्लस आयन कौन देता है, H प्लस आयन तो अम्ल देता है, कौन देता है, H प्लस आयन देता है ना जल के साथ में, वो अम्ल होता है। क्षार जल में H2O, यहां प्लस होगा, H2O H3O प्लस, H2O नहीं H3O प्लस होता है, तो H3O प्लस आयन निर्मित करता है, बिल्कुल नहीं करता है, H3O प्लस आयन नहीं करता है। H3O प्लस आयन तो ऐसे बनते हैं, ये हाइड्रोजन का एक अणु होता है H प्लस, और H2O साथ में मिलकर एक H3O प्लस आयन बनाते हैं, और इस आयन का नाम होता है हाइड्रोनियम। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, यह हाइड्रोनियम आयन होता है। और चौथा ऑप्शन है अम्ल जल में OH माइनस आयन, अम्ल कहां करते हैं, अम्ल तो H प्लस देते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है। मैंने बता दिया भाई बुझा हुआ कौन सा है, बिना बुझा हुआ कौन सा है, राइट आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। इस ये जो है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये बिना बुझा हुआ, कहीं पूछ ले बिना बुझा हुआ चुना तो करना है कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चुना पूछ ले तो करना है CaOH का हुआ होल ट्वाइस। और कैल्शियम कार्बोनेट पूछ ले कहीं पर तो, या चूना पत्थर पूछ ले तो इसको बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारे मार्बल हुआ, और मार्बल को एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये सफेद रंग का होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी चूना नहीं होता है, बुझा हुआ चूना नहीं होता है, ओके, तो पहला ऑप्शन ही सही है। अगला सवाल है सिरका। सिरका, सिरका को हम विनेगर भी कहते हैं, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है।
रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। मैंने जब पहली वाली क्लास पढ़ाई थी तब इसमें यह भी बताया था कि एसिटिक जो एसिड है वो मतलब सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। सिट्रिक जो एसिड है वो पाया जाता है संतरा में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, आम में पाया जाता है। ठीक है, नींबू, आम, इनमें कौन सा सिट्रिक एसिड पाया जाता है या साइट्रिक एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, दूध, दही, इनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल बताया था भाई, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, जो चींटियां होती है लाल वाली, उनमें पाया जाता है, और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड सही है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? तो वो बता देते हैं आपको। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। जल का सूत्र पता ही है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। देखो इनमें माइनर सा अंतर होता है, कहीं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक मत समझ लेना, ये दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इनमें माइनर सा अंतर क्या है? बेकिंग जो सोडा होता है उसका हमने बार बार में सूत्र पढ़ लिया है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है इसके अंदर क्या होता है? NaHCO3, और इसके साथ में कुछ मात्रा में इसमें मिला होता है टार्टरिक एसिड। क्या मिला होता है? टार्टरिक एसिड। बस यही अंतर होता है, बाकी कोई खास अंतर नहीं होता है। और यहाँ आंसर अपने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल दो, भले ही इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो, या फिर इसको विरंजक चूर्ण बोल दो, या ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, बात एक ही है। घुमा फिरा के बात एक ही है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है दोस्तों वो ये होता है CaSO4.12H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। कैसे बनता है भाई? ये बनता है, रासायनिक सूत्र है, और ये बनता है जिप्सम से। और जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4.2H2। ठीक है, अब जब जिप्सम को हम गर्म करके इसको निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण का मतलब ये हो गया कि इससे हम जल को बाहर निकालते हैं, तब क्या बचता है? CaSO4.12H2O, और ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है ये इसका क्रिस्टल है, इसके अंदर ही है जल, है ना। और प्लस में H2O, H2O को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या होता है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निर्जलीकरण किसका किया? ये है जिप्सम। तो जिप्सम के निर्जलीकरण से ही क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस काम में आता है? देखो पीओपी की जो छतें होती है उनमें काम में आता है, प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में आता है। अब जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में कैसे, इसका कैसा तरीका है काम में लेने का? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है CaSO4.12H2O। प्लास्टर ये एक तरीके से पाउडर होता है। मान लो किसी की हड्डी टूट गई, हाथ टूट गया, तो उस पर वो लगाई, पट्टी लगाई, फिर उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गीला करके लगाया जाता है। और जब ये सूख जाता है, गीला करते हैं मतलब इसमें वापस क्या मिलाया? H2O मिलाया, जल मिलाया, तो ये वापस क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तब ये कठोर हो जाएगा। जिप्सम क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। निर्जलीकरण करके तो क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब काम में लिया जाता है तो उसको, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको काम में कैसे लेते हैं? इसमें पानी मिला देते हैं, तो ये वापस कैसे हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो यहां जिप्सम जो लवण है वो क्या हो गया भाई? जिप्सम जो लवण है वो हो गया निर्जलीकरण से बनाया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। एप्सम लवण जो होते हैं वो होते हैं MgSO4.7H2O। MgSO4.7H2O ये एप्सम लवण होता है। नीलित होता, ये नीलित होती की जगह होगा नीलात होता। नीलात होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O। क्या होता है? .5H2O। ये होता है नीला थोता कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखो भाई, जो बर्फ है उसको पिघलाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? कहीं कहीं मान लो बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई सड़कों पे, जहां बर्फ गिरती है, वहां पे जो काम में लिया जाता है ना, वो लिया जाता है नमक। और जो नमक है वो क्या करता है? बर्फ को पानी में बदल देता है, पानी में पिघला देता है। ठीक है भाई,
तो यही ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड, ये कोई काम में नहीं लिया जाता है। साधारण जो NaCl है, साधारण जो नमक है, वो बर्फ को पिघलाने में काम में आता है। ओके। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। अब यहाँ मिलान वाले सवाल हैं। इस तरीके के सवाल भी काफी पूछे जाते हैं। मिलान वाले सवाल है ब्लीचिंग पाउडर। बार बार में घूम घाम के वही सवाल आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो या हाइपोक्लोराइड बोल दो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर बोल दो या वॉशिंग सोडा बोल दो, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, जो अभी सूत्र बताया था, ये इसका मिलान है। ऑप्शन कौन सा है भाई, चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा है, जो भी हो मिलान करा दिया। अगला जो सवाल है वो है, इसमें वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला तोता और हाइपो, यहां होगा हाइपो। वॉशिंग सोडा अभी बताया था, वॉशिंग सोडा बोल दो, धावन सोडा बोल दो, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला होता, इसका सूत्र अभी बताया था CuSO4.5H2O, ये नीला होता है, ठीक है। और हाइपो, हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोलते हैं। ये मिलान करवा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये भाई देखो फैक्चुअल चीजें हैं, ये याद ही रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इन सभी चीजों का आपका तरीका बता दूं। अब मैं इतना पढ़ा सकता हूं कि आपके इनमें से काफी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैं आपको याद करवा सकता हूं कि बार बार में ये सवाल आ रहा है वॉशिंग सोडा क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्रिस्टल क्लियर रहना है कि भाई ये चीज ये होती है तो यही होती है, ठीक है। अब चाहिए आपको उसको याद करना पड़े, रटना पड़े, कैसे भी करना पड़े, लेकिन हमें भाई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए करना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। पानी की टंकी में जो फंगस होती है, फंजाई होती है, उसको नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। यहां जो इसको नष्ट करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो होता है कॉपर सल्फेट। किसको काम में लेते हैं, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। सूत्र मैंने बता दिया था CuSO4.5H2O, ये इसका सूत्र होता है। और इसी को काम में लिया जाता है फंजाई के लिए। जो फंगस होती है, अपने बाहर जो ऊपर की टंकियां होती है छतों के ऊपर, जो हम काम में लेते हैं, उनमें कचरा हो जाता है, उनके अंदर फंगस लग जाती है, कवक लग जाती है। उस कवक को नष्ट करने के लिए कोई पदार्थ जो काम में लिया जाता है वो कॉपर सल्फेट लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड नहीं लिया जाता है। नाइट्रिक एसिड का मैंने पहले भी बता दिया था, HNO3 जो एक्वारिजियम में काम में आता है, या फिर ये काम में आता है विस्फोटक बम बनाने में काम में आता है। जिंक सल्फेट ये भी नहीं आता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी नहीं आता, कॉपर सल्फेट ही प्रॉपर काम में लिया जाता है फंगस को नष्ट करने के लिए। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है। भाई H+ आयन पानी में घुलने पे निम्न में से कौन सा एसिड देता है, देता है की जगह यहां ऑप्शन एसिड तो सारे ही देंगे, नहीं देता होगा। सवाल में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम सॉरी मैंने यहां सवाल सही से नहीं पढ़ा। कम H+ आयन देता है, क्या कम देता है, सवाल मैंने थोड़ा सा अलग समझ लिया था। देख लेते हैं। देखो जो अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो H+ आयन भी ज्यादा देते हैं। क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं। जब उनको जल में घोला जाता है तो वो H+ आयन ज्यादा, जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ही प्रबल होगा, ठीक है। और जो जितना कम देगा वो उतना ही दुर्बल होगा। तो यहाँ जो HNO3 है वो क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल है तो ये ज्यादा H+ देता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। भाई इसमें कार्बन आ गया और ये एक दुर्बल अम्ल है, तो ये कम देता है, यहां कम देता है। लेकिन देख लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी क्या करता है, ये भी हाइड्रोजन आयन खूब देता है, क्योंकि ये भी एक प्रबल अम्ल है। HCl तो इस सबसे प्रबल अम्ल होता है। HCl भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ आयन ज्यादा देगा।
तो बचा ओनली एक ही ऑप्शन बी। और बी क्यों? जब कार्बन की कहीं अम्ल में उपस्थिति हो जाती है तो वो अम्ल क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। वो H प्लस आयन क्या होता है? कम देता है। ठीक है भाई, तो यहां जो है CH3COOH ये क्या हो जाएगा? ये कम H प्लस देगा। अब आता है एंटा एसिड क्या होता है? एंटा एसिड होता क्या है? क्षार होते हैं। क्षार को हम एंटी एसिड कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 भी पहले सवाल में आया था। MgOH2 क्या है? एक एंटा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एंटा एसिड है, जो कि अम्लता को नष्ट करते हैं, वही एंटी एसिड है। और कौन कर सकता है? क्षार कर सकता है। यहाँ क्षार कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है। अम्ल लिखा हुआ है, लवण लिखा हुआ है, बफर लिखा हुआ है, लेकिन जो ये भस्म होती है ना, भस्म, इसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म को ही क्षार कहते हैं, या कहते हैं बेस। इंग्लिश में बेस है, भस्म है, क्षार है, बात एक ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन को घोलने के लिए इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? देखो, साबुन आजकल कई प्रकार के बन रहे हैं। आप देख रहे हो आर पार भी साबुन दिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप देखा होगा कि साबुन में आर पार भी दिखता है। तो साबुन बनाते कैसे हैं? पहले तो साबुन क्या होता है? वनस्पति जो तेल है ना, वनस्पति तेल होते हैं, उनमें क्या होता है? वसा अम्ल होता है। और उनमें क्षार मिलाकर उनको गर्म करके उनसे क्या बना लिया जाता है? साबुन बना लिया जाता है। साबुन मैंने अभी बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसीय अम्लों के कौन से लवण होते हैं? सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अगर वहां आ जाए कि सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सल्फोनेट जो होते हैं वो हो जाते हैं अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको पता है। लेकिन साबुन को पारदर्शी बनाना है तो क्या मिलाते हैं? वहां मिलाते हैं एथेनोइक एसिड। क्या मिलाते हैं? एथेनोइक एसिड। और एथेनोइक एसिड डालते ही वो क्या हो जाता है? पारदर्शी होता है, आर पार दिखने लग जाता है। अगला सवाल है, पानी में साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया किसके निर्माण के कारण होती है? देखो, ये 10th क्लास का सवाल है। और 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मिसेल नाम की एक चीज पढ़ी होगी आपने, कि मिसेल बनता है और उससे साबुन की सफाई होती है। कैसे होती है साबुन से कपड़े की सफाई? ये मैं बता देता हूँ मिसेल कैसे बनता है। आंसर इसका एक है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, RCOONA, RCOONA, ये सूत्र होता है किसका? साबुन का सूत्र है भाई ये। इसका सूत्र ये भी हो सकता है C17H35COONA। ये R इसलिए लिख दिया क्योंकि ये चेन है, बहुत सारे यहां का कितने कार्बन लगे हुए हैं? 17 कार्बन लगे हुए हैं, तो एक एक नहीं दिखा के ये दिखा दिया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है कार्बन की श्रृंखला है, और यहां पर ये जो आयनित हो जाता है COO माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ Na प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये जल में घोल देते हैं तो ये आयनित हो जाता है। तो यहां अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आयनित हो जाता है COO माइनस। अब जो ये जो सीरा है, दो सिरे होते हैं साबुन में, पहले सवाल में आया था। दो सिरे होते हैं, एक होता है जल रागी। कौन सा? जल रागी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और एक होता है जल विरागी, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जल विरागी, इसका मतलब ये होता है कि ये जल में, ये सीरा जल में घुलेगा, और ये जो सीरा है वो जल में नहीं घुलेगा। तो किस में घुलेगा? जो गंदगी है, जो मेल है, जो चिकनाई है, जो तेल है, उसमें घुलेगा। अब होता क्या है, जब हम कपड़ा सूखा होता है, कपड़े पर पानी डालते हैं और कपड़े पर साबुन लगाते हैं, तब क्या होता है? साबुन की क्रिया क्या होती है? ये एक तेल की बूंद होती है। ये जो सीरा है वो क्या है? ये जो सीरा है वो तेल में घुलनशील है, जल में नहीं है। ये जल विरागी है। COO माइनस, COO माइनस, और ये भी आप मान लो एक और। इस तरीके से क्या होता है, जब हम साबुन लगाते हैं गीले कपड़े पर, तो जो उसमें गंदगी होती है, चिकनाई होती है, या इसको तेल बोल दो, चिकनाई बोल दो, गंदगी बोल दो, इसको इस तरीके से ये जो साबुन के जो ये
ये श्रृंखला है, ये इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये हिस्सा मैंने अभी बताया कि ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन किस में घुल रहा है? तेल में घुलता है। अब जब आप उसे वॉशिंग मशीन में डालोगे या फिर आप थाप के थापे मारोगे, तो ये जो ये तेल की बूंदे हैं, ये इसको इधर खींचेगा। क्या करेगा? इसको कपड़े से खींचेगा और खींच के पानी में ले आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे जो जो सारी की सारी चिकनाई, सारी की सारी गंदगी, वो किस में निकल जाएगी? वो पानी में निकल जाएगी। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो कपड़े से चिकनाई छोड़ ना दे। ठीक है, और यही साबुन की प्रक्रिया। और ये जो संरचना है, इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो आज से आपको इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। ये समझ में आ गई आपको प्रक्रिया पूरी? ठीक है, कहीं भी आपको पूछ ले तो यही आपको आंसर देना है कि मिसेल जो होता है वही इस क्रिया में काम करता है। अब आपका फाइनल जो सवाल है वो आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हम पढ़ लेते हैं दोनों कथन। अपमार्जक सफाई घटक है जो कठोर जल के साथ साथ बर्फ या ठंडे जल दोनों में काम करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अपमार्जक जो होता है वो मीठे पानी में भी काम करता है, वो कठोर जल में भी काम करता है, और साथ ही साथ में ये ठंडे पानी, जो बर्फीला जो ठंडा पानी है, उसके साथ में भी अपमार्जक या डिटर्जेंट या सर्फ जो आप बोलते हैं, वो उसके साथ में भी झाग देता है, ठंडे पानी के साथ में भी। दूसरा ऑप्शन है संश्लेषित अपमार्जक, यानी कि जिस अपमार्जक को हम खुद बनाते हैं, सिंथेसिस को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक ऋणायनिक हो गया, एक धनायनिक हो गया। भाई ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो सिंथेसिस अपमार्जक है, सिंथेसिस जो डिटर्जेंट है, उसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो हो गया ऋणायनिक, एक हो गया धनायनिक, और एक होता है अनआयनिक। क्या होता है? अनआयनिक। एक होता है अनआयनिक। तो यहां तीन होता है। तो ये दूसरा जो है कथन है वो गलत है, पहला कथन सही है। ऑप्शन में केवल एक ही इसका आंसर है। आज की क्लास दोस्तों खत्म हो चुकी है। ठीक है, हम अगली क्लास में मिलेंगे। साइंस के पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस कवर होंगे, और जितनी थ्योरी मैं पढ़ा सकता हूं इस कम टाइम में उतनी थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को जो स्टेनो वाले बच्चों हैं उनके साथ में शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।